नमस्कार, मैं हूं कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्राइम स्टोरी की जो 6 साल पहले राजस्थान में घटित हुई थी। दरअसल 6 साल पहले जयपुर आगरा हाईवे की सर्विस लेन पर देर रात 26 साल की युवती बेहोश मिली और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। साथ ही जगह जगह चोट के निशान और प्राइवेट पार्ट में बल्ब के टुकड़े और सिरिंज घुसे हुए थे तथा मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके ऊपर टेप लगाई गई थी। नाक में भी सिरिंज घुसाई गई थी। चेहरे को पॉलीथीन से ढककर रस्सी से बांध कर रखा गया था, जिससे कि उसको सांस ले पाना भी मुश्किल हो रहा था। अब होश में आते ही युवती ने पुलिस को बताया, मेरा गैंगरेप कर दरिंदों ने मुझे यहां फेंका है। अब पुलिस कर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी और महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं थाना इंचार्ज से लेकर डीसीपी तक सभी के फोन एक के बाद एक घनघना उठे। दरअसल ये घटना है 22 मई 2019 की, जब रात के 2:30 बजे जयपुर आगरा हाईवे पर एक युवती शनि मंदिर के नजदीक पोल्ट्री फार्म के पास निर्वस्त्र पड़ी मिली। वह बेहोश थी। उसी इलाके में रहने वाले लोकेश कुमार रावत ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी और जब कानोता पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती सर्विस लाइन पर जाकर खड़ी हुई थी। शरीर पर जगह जगह खरोच और रगड़ने के निशान थे। मुंह पर काला पदार्थ लगा हुआ था। मौके पर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने उसके शरीर को जीप में पड़े एक कपड़े से ढका और उसे तुरंत एम्बुलेंस में एसएमएस हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां युवती की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ भी सकते में आ गए। पुलिस के ट्रॉमा वार्ड में युवती के प्राइवेट पार्टों से एलईडी बल्ब, सिरिंज और प्लास्टिक की रस्सी का टुकड़ा निकाला गया, जिसे बाद में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब सूचना मिलने पर तत्कालीन डीसीपी ईस्ट राहुल जैन व एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा भी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। अब पुलिस को दिए अपने बयान में युवती ने जो घटना बताई वो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। युवती ने बताया कि मैं लालकोठी इलाके में विधानसभा के पास एक गर्ल हॉस्टल में किराए पर रहती हूं, प्राइवेट कंपनी में काम करती हूं और फरवरी 2019 में मैं एक युवक से मिली थी जो खुद को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बताता था। वही एक केस के मदद करने का झांसा देकर युवक ने मुझसे 45,000 रुपए लिए। जब मुझे पता चला कि युवक झूठ बोल रहा है तो उससे पैसे वापस मांगे। युवक ने रुपए न लौटाने की बजाय मेरा मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इस कारण मैं रुपए लेने देर रात करीब 9 बजे आगरा रोड पर मंगल विहार में उसके घर पहुंची थी। मैं युवक के परिवार वालों को रिकॉर्डिंग ही सुना रही थी कि इसी दौरान किसी ने पीछे से सिर पर भारी चीज से हमला किया और इसके बाद मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी। वहां 3 लोग मौजूद थे जो मुझे सिगरेट से दाग रहे थे। प्राइवेट पार्ट्स में एलईडी बल्ब और इंजेक्शन सीरीज घुसाई हुई थी। तीनों ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की, नुकीली चीज से छाती व कमर पर वार किए और ये टॉर्चर तब तक चलता रहा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद जब दोबारा मुझे होश आया तो मैं जंगल में पड़ी थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे, अंडरगारमेंट से पांव बंधे हुए थे। किसी तरह के कांटों की मदद से मैंने सिर पर बांधी हुई पॉलीथीन को काटा और हटाकर सरकते हुए सड़क के नजदीक पहुंची। कई राहगीरों से भी मदद मांगी लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तेजी से जांच में जुट गई। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की। घटनास्थल के पास ही एक पुरानी इस्तेमाल की गई चादर, कुछ कपड़े और अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने वारदात के समय आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाना शुरू किया। नामजद तीनों आरोपियों को डिटेन कर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने उस ओला बाइक राइडर से भी पूछताछ की जो युवती को मंगल विहार इलाके में लेकर आया था। इसके साथ ही उबर कैब ड्राइवर के भी बयान दर्ज किए गए, क्योंकि यही ड्राइवर युवती को 3 अन्य साथियों के साथ इस घटना से 2 दिन पहले 19 फरवरी को युवक के घर लाया था। अब युवती ने अपने बयान में जयपुर पुलिस के कांस्टेबल सहित 3 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 अन्य युवकों के बारे में भी बताया जो इस साजिश में शामिल थे। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था। अब कानोता पुलिस थाने ने गैंगरेप में 376 डी, अननेचुरल सेक्स में 377, हत्या का प्रयास 307, मारपीट सहित अन्य धाराएं जैसे 323, 341 और 354 में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवती की जांच कराई और धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए। मामले में जांच बस्सी की तत्कालीन एसीपी मनस्वी चौधरी को सौंपी गई। उन्होंने सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले तत्कालीन कानोता थाना इंचार्ज नरेंद्र खींची, एएसआई रामधन, हेड कांस्टेबल ब्रिजलाल और थाने के सिपाहियों के बयान दर्ज किए। साथ ही पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया
और स्थानीय लोगों से पूछताछ करके महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे पूछताछ भी की गई। अब जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की लोकेशन के आधार पर कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, क्योंकि पुलिस के सामने जल्द से जल्द केस सोल्व करने की चुनौती थी और घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैला गया था। अब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवती व आरोपियों की लोकेशन खंगाली। सभी की लोकेशन अलग अलग जगह पर मिली। पुलिस इनकी मौजूदगी में वहां के लगे सीसीटीवी फुटेज से प्रमाणित करने में जुट गई। पुलिस ने 5 में से 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया था। जहां कानोता इलाके में दर्ज गैंगरेप केस की जांच अभी चल ही रही थी, वहीं इसी बीच ज्योतिनगर पुलिस ने इसी युवती के रेप के पुराने मामले में 23 मई 2019 को एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कांस्टेबल को देर रात एलबीएस कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि इसी युवती ने कांस्टेबल के खिलाफ पहले भी रेप व हत्या के प्रयास का मामला ज्योतिनगर पुलिस थाने में दर्ज करा रखा था। इधर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी में जुटी हुई थी। वहीं हॉस्पिटल में भर्ती युवती की हालत में भी सुधार हो चुका था। पुलिस ने युवती को फेंकने की जगह से लेकर और आसपास के इलाके तक का सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां मिले सभी सबूतों की जांच शुरू कर दी। अब घटनास्थल पर आरोपी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में युवती की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल 21 मई 2019 को रात 9:10 पर युवती ने ओला कंपनी की बाइक लाल कोठी से आगरा रोड जाने के लिए बुक की थी। बाइक को पोल्ट्री फार्म पर इधर उधर घुमाने के बाद युवती ने रास्ता भूलने की बात कही। उसने राइडर को वापस आगरा रोड पर छोड़ने को कहा। बाइक राइडर रात को 9:50 पर युवती को छोड़कर चला गया। अब इसके बाद युवती चादर ओढ़े हुए, पॉलिथीन लपेटे हुए आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों में घूमती हुई नजर आई। वह आरोपी युवक के घर के बाहर से कई बार निकली। इस दौरान युवती ने चेहरे पर पॉलिथीन पहन रखी थी और मुंह में सफेद कपड़ा डालकर टेप लगा रखी थी, जबकि रिपोर्ट के अनुसार युवती ने उस समय खुद को बेहोश बताया था। वहीं 13 और 14 मई 2019 को कथित गैंगरेप से करीबी 1 सप्ताह पहले युवती लगातार 2 दिन ओला बाइक से रात करीब 1:30 बजे आरोपी युवक के घर मंगल विहार कॉलोनी में गई थी। घर के बाहर रेकी की और फोटो खींचे, जिसकी तस्वीरें पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गई थी। फिर 19 मई 2019 को युवती 2 महिलाओं और एक पुरुष दोस्त के साथ ओला कैब करके 3 बजे मंगला विहार कॉलोनी गई थी। आरोपी को कांस्टेबल से पैसे लेने के लिए धमकाया भी गया था, जबकि युवती ने पुलिस को बताया था कि 21 मई 2019 को करीब 9:15 बजे आरोपी युवक के घर पहुंची थी, जबकि उसकी लोकेशन उस समय उसके गर्ल हॉस्टल की थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के साथ ही उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। घटना के समय सभी आरोपी अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। उनकी लोकेशन सेठी कॉलोनी, बापू नगर, ओझाजी बाग और भागीरथ नगर इलाके के आसपास के सीसीटीवी कैमराज में कैद हुई थी। वहीं आरोपी कांस्टेबल घटना के समय बापू नगर में जनता स्टोर के पास जूस पीकर अपने दोस्त के घर गया था। मेडिकल बोर्ड ने भी अपनी जांच में यह माना कि युवती के शरीर पर मिले चोटों के निशान सामान्य थे। कोई भी चोट जानलेवा या ऐसी नहीं थी कि जिससे युवती बेहोश हो सकती थी। अब जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती डेटिंग ऐप के जरिए कांस्टेबल से मिली थी। इस बीच कांस्टेबल ने कुछ समय उसके साथ बात करने के बाद बातचीत बंद कर दी, जिससे कि वो नाराज होकर उस पर केस दर्ज करवाने का सोच रही थी। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान ज्योतिनगर में दर्ज रेप केस के मामले में जेल में बंद कांस्टेबल से भी पूछताछ की। कांस्टेबल ने बताया कि युवती व उसकी मां शादी का दबाव बना रही थी। शादी से इनकार करने पर युवती ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जब ब्लैकमेल का असर नहीं हुआ तो युवती ने सीधा रेप का केस दर्ज करा दिया था। अब इसी बीच पुलिस को पूछताछ में पता चला कि युवती 2018 में जब इलाज के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी तो युवती ने इलाज कर रहे डॉक्टर के मोबाइल नंबर ले लिए थे। कुछ दिनों तक इलाज के बहाने बात करने के बाद वह रोजाना उन्हें कॉल करने लगी। इससे परेशान होकर उन्होंने युवती का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब युवती ने 18 नवंबर 2018 को डॉक्टर के माता पिता को उसका कैरियर खत्म करने की धमकी दी। डॉक्टर ने इस संबंध में 24 नवंबर 2018 को मोती डूंगरी थाने में परिवाद भी दिया था। इसी के चलते युवती ने गैंगरेप में डॉक्टर पर भी आरोप लगा दिए थे। वहीं गैंगरेप में एक युवक को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया क्योंकि युवती को यह शक था कि वह पुलिस कांस्टेबल की मदद कर रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज, कैब ड्राइवर के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर यह बात तो साफ हो चुकी थी कि युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। सारी साजिश युवती की खुद की रची रचाई थी। वहीं युवती के बयान में भी कहा था कि आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया था, जबकि हकीकत यह थी कि युवती ने वारदात से पहले ही अपना मोबाइल दोस्तों की मदद से अपने बहन के पास पहुंचा दिया था। पुलिस ने
इसे युवती की बहन के पास से बरामद भी किया था। अब सच आने के बाद केस की आईओ बसी एसीपी मनस्वी चौधरी ने युवती के बयान दर्ज किए। युवती ने बताया कि कुछ समय पहले भी उसने कांस्टेबल के खिलाफ ज्योतिनगर पुलिस थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। हालांकि उसमें कुछ कमी के कारण पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं किया था। इसी वजह से उसने गैंगरेप की कहानी रची ताकि कांस्टेबल को फंसाया जा सके। अब जब इस चर्चित गैंगरेप केस को पुलिस ने जांच में झूठा पाया तो इस कारण इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कानोता गैंगरेप केस में एफआईआर लगने के बाद आरोपी कांस्टेबल को ज्योतिनगर थाने वाले दर्ज केस में हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। हालांकि इस केस में आरोपी कांस्टेबल न तो बरी हुआ है और न ही पुलिस विभाग ने उसे बहाल किया है। वहीं अब कानोता पुलिस के अनुसार इस केस में पुलिस द्वारा लगाई गई एफआईआर पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया है। बस्सी के MN 15 नंबर कोर्ट में मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा लगाई गई एफआईआर की जांच कर रहे हैं। साथ ही एफआईआर सही लगाई गई है या नहीं इसकी जांच भी पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट की जांच में केस झूठा पाया गया तो कोर्ट धारा 182 के तहत परिवादी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। अब नियम अनुसार अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज किसी भी केस व उसके जांच की लीगल मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर भी जांच कर सकते हैं। तो अब यह घटना दर्शाती है कि डेटिंग ऐप जैसी जगहों पर जहां लोग अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए जाते हैं, वहां ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। मैं इस पर यही कहूंगा कि इस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है ताकि कोई आपको हानि ना पहुंचा सके। तो ये थी आज की कहानी जिसमें पैसों की खातिर निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।